आप आइल्स एस्पिरेंट हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मे बी आउट ऑफ योर डीप पैशन फॉर द लैंग्वेज आपको इंग्लिश के नए नए शब्दों को सीख कर उन्हें यूज़ करना बहुत पसंद हो, पर हमेशा आप अटक जाते हो उस जगह कि यार शब्द सीख तो लिए, लिख तो लिए, पर इन्हें एक्टिव मेमोरी में कैसे लेकर आऊँ, इनको ऐसे कैसे याद करूँ कि कभी भूल ना पाऊँ। तो ये वीडियो है आपके लिए। इस टेक्निक को जो मैंने इन्वेंट करी है आपके लिए, इसको मैंने नाम दिया है देसी डेफिनेशंस। और इसकी जो इंस्पिरेशन आई है वो आई है जो बहुत बड़े बिग ब्रांड्स हैं ना, वो क्या करते हैं, एक कैची सी टैगलाइन बना देते हैं अपने ब्रांड नेम को यूज़ करके, जिससे हम लोग ना उस कैची टैगलाइन की वजह से उस ब्रांड के नेम को हमेशा के लिए अपने माइंड में रजिस्टर कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो ये टैगलाइन बनाई ना, लाइफ बॉय है जहाँ, इस टैगलाइन से इतनी कैची है कि बंदा नहा रहा है, नहाते नहाते गाना गा रहा है, मतलब गा नहीं रहा है एग्जैक्टली, पर वो माइंड में आ जाता है साबुन को देखते ही। या फिर बच्चे खेल रहे हैं और कह रहे हैं ओके अटली बटली डिलिशियस अमूल, अब इसमें भी अमूल का नाम आ गया। इसी तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको भी कुछ टैगलाइंस याद होंगी, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा मैं पूरा नहीं गाऊंगी। तो खैर यहाँ पे ब्रांड्स क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, वो बहुत कुछ कैची सी एक्सप्लेनेशन बना देते हैं, कैची सी टैगलाइन दे देते हैं अपने ब्रांड को, और उस टैगलाइन में उनका नाम भी यूज़ हो रहा होता है ब्रांड का, जिस लाइन की वजह से वो ना बड़ा राइम कर रहे होते हैं वर्ड्स आपस में, जैसे पोएम्स होती है ना वैसे राइम कर रहे होते हैं। तो उस ब्रांड की आइडेंटिटी हमारे माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि यार ये इतनी प्यारी खूबसूरत सी टेक्निक है, क्यों ना मैं इस टेक्निक को यूज़ करूँ अपने लर्नर्स के लिए, इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत ईजीली याद करने के लिए। पहला वर्ड देखिए, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। अब मैंने इसकी देसी डेफिनेशन बनाई, जो आप किसी भी वर्ड की अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर आपको आइल्स स्पीकिंग में या राइटिंग में कुछ 10-20 वर्ड्स आपने याद कर रहे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो सकते हैं अलग अलग थीम्स के साथ, या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आपको बहुत सारे वर्ड्स को ना मेमोराइज करना है कि इसका मीनिंग क्या है, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, 2-3 मिनट स्पेंड करें और उसकी एक फ़नी सी डेफिनेशन बनाएं जो उसकी प्रोनाउंसिएशन को और उसके मीनिंग को, दोनों चीज़ों को रेजोनेट कर पाए। तो मैंने यहाँ पर ये एक इमेज निकाली जिसमें ये भैया, इनका नाम ही पिक्यूलियर मैंने रख दिया, और पिक्यूलियर अपनी वाइफ का नाइट गाउन पहनकर बैठे हैं, नाइट सूट पहनकर बैठे हैं और ये ड्रिंक कर रहे हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन बनाई, पी क्यू लिया पिक्यूलियर, पी क्यू लिया पिक्यूलियर, कि पिक्यूलियर आपने पी क्यों ली, क्योंकि पीने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसा नोटिसेबली अनयूजुअल। इसका मीनिंग क्या है वर्ड का, नोटिसेबली अनयूजुअल, मतलब जिसको आप देखकर बता दे कि यार कुछ तो पंगा है, ये नॉर्मल नहीं है चीज़, ये नोटिस करी जा सकती है, इतनी अनयूजुअल है। तो क्या आपको ये वर्ड याद हो पाया, पिक्यूलियर, नोटिसेबली अनयूजुअल। डेफिनेशन, मीनिंग याद रह जाता है कई बार हमें, पर वर्ड याद नहीं आता। हमें पता होता है अच्छा हाँ इस सिचुएशन के लिए मेरे पास एक वर्ड है, पर वो वर्ड क्या है वो माइंड से डिसअपियर हो चुका होता है। तो याद करें, पी क्यू ली पिक्यूलियर, पी क्यू ली पिक्यूलियर। अब देखिए यहाँ पे आप इस वर्ड को किन किन कोलोकेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा नोटिसेबली अनयूजुअल हो सकता है, पिक्यूलियर बिहेवियर। किसी का कपड़ों का जो टेस्ट है या फिर खाने का जो टेस्ट है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो थोड़ी पिक्यूलियर हो सकती हैं, जो नोटिसेबली लगे आपको कि यार थोड़ा अलग ही है। या फिर पिक्यूलियर चार्म हो सकता है, जैसे मेरी जो नानी है उनका बहुत सुंदर घर था जिसका अपना इट हैड दैट पिक्यूलियर चार्म, मतलब उस घर की कुछ अपनी ही पता नहीं अनयूजुअल सा कुछ उसमें चार्म था जो एकदम नोटिसेबल था कि यार इस घर की कुछ बात ही अलग है। पिक्यूलियर चार्म किसी प्लेस का हो सकता है, किसी बंदे का हो सकता है, आपको नहीं पता, बट यू लाइक टू जस्ट बी अराउंड देम। So Jack has that peculiar charm, everyone likes to be around him। या फिर बहुत अजीब circumstances हो सकते हैं, peculiar circumstances, उसने मुझे बड़ा अजीब सा look दिया, he gave me that peculiar look and I just did not like it at all, मतलब बड़ा अजीब से तरीके से उसने मुझे देखा ऐसे में भी। So peculiar look। दूसरी टेक्निक में हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप जब वर्ड को याद करें तो इंडिविजुअल वर्ड को याद ना करें, उसके साथ ना एक आधी उसकी कोलोकेशन लिख दें, कोई ऐसे वर्ड्स लिख दें कि अच्छा इन तरह के वर्ड्स के साथ ये वर्ड यूज़ होता है। तो पहली टेक्निक में हमने इसको एक देसी डेफिनेशन दी,
पिक्यूलियर क्योंकि उसको पीने के बाद आप बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं। और सेकंड, उसका मीनिंग समझने के बाद, उसकी प्रोनाउंसिएशन समझने के बाद हमने उस वर्ड को कुछ और वर्ड्स के साथ मिलाकर लिखा ताकि हमें याद रहे कि इन डिफरेंट सेंसेस में ये वर्ड यूज़ हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंस, which is pronounced as conscience. But why? Sorry, I can't help you there. What I could help you with is to memorize this word using the Desi definition for the word conscience. और इसकी मैंने देसी डेफिनेशन क्या बनाई है कि पता नहीं कौन सी साइंस है जो चलती रहती है मन शन में। डेफिनेशन समझने से पहले आप इस वर्ड का मीनिंग समझें। देखिए, हमारे को जब भी हम कोई लोचा करते हैं ना, कुछ गलत काम करते हैं, तो हमारा जो इनर वॉइस है ना, वो हमें बताता है कि यार ये गलत है, तू गलत कर रहा है, या फिर ये सही है पर तूने गलत कर दिया। तो इस इनर वॉइस को, ये जो इनर टर्मोइल चलती है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं हमारे, ये किस वजह से चलते हैं? क्योंकि हमारा एक कॉन्शियंस होता है विच टेल्स अस व्हाट इज एथिकली राइट एंड रॉन्ग। ये है वर्ड का मीनिंग। तो इसकी देसी डेफिनेशन क्या बनाई कि पता नहीं यार कौन सी साइंस है, मतलब किन पैरामीटर्स को यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं कि एथिकली क्या सही है और क्या गलत है। पता नहीं कौन सी साइंस है। इससे आपको याद रहेगा कि वर्ड की स्पेलिंग में साइंस आएगा, पर प्रोनाउंसिएशन क्या है? मन शन में, कॉन्शियंस में। पता नहीं कौन सी साइंस चलती रहती है कॉन्शियंस में, कौन सी साइंस चलती रहती है मन शन में, कॉन्शियंस में, कॉन्शियंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई फॉलोड माई कॉन्शियंस एंड रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट टू इट्स ओनर। तो जब मुझे वॉलेट मिला ना, उसमें पैसे थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसे किसी को देने का। मैं देखना ही नहीं चाहती थी कि ये वॉलेट किससे बिलोंग करता है। मैंने कहा ये तो मेरा ही है, वही मुझे पाया। पर उसके बाद क्या हुआ? वही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर टर्मोइल की, यार गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो वो चुल की वजह से मैंने उसमें ओनर की डिटेल्स निकाल कर उसको वो वॉलेट रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्शियंस ने मेरे को बताया कि यार ये एथिकली गलत है, किसी की मेहनत का पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। गिल्टी कॉन्शियंस, इसका एक और मीनिंग मतलब इस वर्ड को आप गिल्टी के साथ यूज़ कर सकते हैं। गिल्टी कॉन्शियंस, जिसका मतलब है वो ही कि यार आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको लग रहा है आपको नहीं करना चाहिए था, और आपको क्या हो रहा है? अब आपको गिल्टी कॉन्शियंस हो रहा है। गिल्टी कॉन्शियंस, गिल्टी कॉन्शियंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन सी साइंस चलती रहती है मन शन में, कौन सी साइंस चलती रहती है मन शन में जो आपके कॉन्शियंस को इन्फ्लुएंस करती है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, नर्व रैकिंग। सो आपको नर्वस सिस्टम पता है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जिसका काम होता है कि ब्रेन जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, वो नर्वस सिस्टम वो सारे मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसकी देसी डेफिनेशन मैंने बनाई है वर्ड की कि ऐसी रैगिंग कर दी जो नर्व रैकिंग थी। ऐसी रैगिंग कर दी जो आपके नर्वस सिस्टम को पूरा हिला दे। ऐसी रैगिंग कर दी जो नर्व रैकिंग थी। ऐसी रैगिंग कर दी जो नर्व रैकिंग थी। अब जब रैगिंग होती है, जब फ्रेशर्स आते हैं कॉलेज में, तो उनके साथ रैगिंग कैसी होती है? उनको अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स दी जाती हैं, और जब ये पनिशमेंट्स दी जाती हैं तो उस बंदे का जो मेंटल स्टेट वो होता है, वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होता है, थोड़ा सा एंशियस होता है, थोड़ा सा नर्वस होता है कि यार ये पता नहीं क्यों करा रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। तो वर्ड की मेमोरी क्रिएट हमने किस डेफिनेशन से करी? ऐसी रैगिंग कर दी जिससे नर्व रैकिंग हो गई। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, जैसे वर्ड लिखा जाता है वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, नर्व रैकिंग, नर्व रैकिंग। सैम्पल सेंटेंस देखते हैं। नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस, सैम्पल सेंटेंस नहीं है, मे बी कोलोकेशन है। आप इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें कि मैंने वहाँ पे जो देखा उस एक्सीडेंट को, वो एक्सीडेंट देखना मेरे लिए एक नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस था। ट्रांसलेट करें सेंटेंस को, या फिर आप इसको और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो कि यार वो जो मोमेंट था ना, वो बड़ा नर्व रैकिंग था। मतलब मेरा रिजल्ट आना था यूपीएससी का, और वो मोमेंट्स मेरे लिए कुछ ऐसे थे, वो बहुत ही नर्व रैकिंग मोमेंट्स थे। और आप कह सकते हैं कि नर्व रैकिंग वेट, जब मैं वेट कर रहा था अपने इंटरव्यू की टर्न का, सब लोगों की कॉल आ रही थी कि इंटरव्यू के लिए इसको बुलाया, इसको बुलाया। जब मैं अपने लिए वेट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू कब होगा, तो वो वेट करना मेरे लिए बहुत ही नर्व रैकिंग था।
ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कोई मोमेंट जो कि आपके नर्वस सिस्टम को हिला दे, वो क्या है? नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग, यहाँ पे नर्व का तो मैंने मीनिंग आपको बता दिया। जो नर्व्स कनेक्ट करती हैं, जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं, उनको हम नर्व कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। यहाँ पे नर्व वर्ड लिया है। और रैकिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को डिमोलिश करना, नष्ट करना। तो नर्व रैकिंग जो हमारे नर्वस सिस्टम को हिला दे, वो है नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास डायनेमिक। इसकी देसी डेफिनेशन है टाइटैनिक की डायनेमिक शिप। टाइटैनिक मूवी देखी है ना आपने, जिसमें ये शिप होती है और प्यार मोहब्बत में लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो उस शिप को याद किया कि अच्छा, टाइटैनिक की डायनेमिक शिप। अब डायनेमिक का मीनिंग क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंज। कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है उस शिप में। मतलब आपने मूवी देखी है ना, उस पूरी शिप पर कुछ ना कुछ हलचल चल रही होती है, तो वो कांस्टेंट चेंज को दिखा रही है। मतलब डायनेमिक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ भी ऐसा जहाँ पे कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और प्रोग्रेस हो रही है। अब आप कहोगे मैम वो शिप तो डूब गई थी, पर फिर भी प्रोग्रेस किसकी हुई? मूवी बन के सुपर हिट हुई ना। तो आप अपने मेंटल नोट को रजिस्टर करने में सारी एनर्जी लगाओ। टाइटैनिक की डायनेमिक शिप। तो डायनेमिक वर्ड का मीनिंग क्या निकल कर आया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कांस्टेंट चेंजेस हों, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो। अब मैं ये वर्ड यूज़ कर सकती हूँ किसी बंदे की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कि XYZ पर्सन हैज़ अ डायनेमिक पर्सनैलिटी एंड आई जस्ट लव इट। मतलब वो बंदा बहुत फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत तेज़ी से खुद को इवॉल्व कर लेता है चेंजेस के साथ, और वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। या फिर आजकल का वर्क कल्चर कैसा है? बहुत डायनेमिक वर्क कल्चर है ना, बहुत तेज़ी से बदल जाता है। अभी AI के बारे में बोल रहे थे कि AI सारी जॉब्स खा जाएगा, फिर कुछ नया आ गया। तो बहुत वर्क कल्चर आजकल का कैसा है? बहुत डायनेमिक है, और हमें उससे पेसअप करने के लिए अपने आप को बहुत अप टू डेट रखना चाहिए। और इसी डर की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मतलब इसी डर की वजह से मैंने ये टेक्निक इन्वेंट करी है कि यार आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो मैं थोड़ा डायनेमिक होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अपने व्यूअर्स को कुछ नया सिखा पाऊँ। और डायनेमिक टीम हो सकती है, मैं ओशन की पूरी टीम को कहूँगी कि वो सब बहुत डायनेमिक हैं। वो लोग नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने लेक्चर्स को प्लान करने के लिए, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत मेहनती हैं, जैसे भी कंपनी में जो न्यू चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर लेते हैं। तो डायनेमिक टीम है हमारे पास। या फिर डायनेमिक एनवायरनमेंट, या डायनेमिक एनवायरनमेंट उस कंपनी का इतना डायनेमिक है कि वहाँ पे एक बंदे को काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए। अगर बंदा स्किल्ड नहीं है तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इन वर्ड्स को हिंदी सेंटेंसेस के साथ यूज करें जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। सो नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंट, रिटन एज कॉम्प्लासेंट बट प्रोनाउंस्ड एज कंप्लेसेंट। देसी डेफिनेशन, कम चाहत ही सेंट कमाने की। तो बात है यूएस की, जहाँ पर हम इंडिया में पैसे बोलते हैं, ये लोग उस पैसे को सेंट्स बोलते हैं, जैसे $5.50। तो ये दोनों बंदे यहाँ पे पता है ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनमें कम चाहत ही सेंट्स कमाने की, पैसे कमाने की कम चाहत ही, इसलिए ये क्या बन गए? ये बन गए कंप्लेसेंट। यहाँ से डेफिनेशन का मीनिंग आता है कि एक ऐसा स्टेट जिसमें बंदा बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, वो कहता है यार मेरे पास जितना है ना सही है, वो बहुत ही कंप्लेसेंट हो गया है। ये एक नेगेटिव ट्रेट है जहाँ पे बंदे में ना इवॉल्व होने की, ग्रो करने की चाह खत्म हो जाती है। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ पर लग जाता है क्रॉस। तो कंप्लेसेंट एटीट्यूड है उस बंदे का बहुत ज़्यादा, और मेरे को उसके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो द डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड, कि जो है ठीक है, क्यों कुछ करना है। और कंटेंट, इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फॉल्ट्स को भी ओवरलुक करने लगते हैं कि चलो कुछ बर्बाद भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है जिसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट, कम चाहत ही सेंट कमाने की, इसलिए ये दोनों बन गए कंप्लेसेंट। कम चाहत ही सेंट्स कमाने की, इसलिए ये लोग बन गए कंप्लेसेंट। क्या आप याद कर पा रहे हैं इन डेफिनेशंस को? प्लीज़ बताओ मुझे। मतलब ये थोड़ा फनी था मेरे लिए भी, इस तरह से फनी डेफिनेशंस ढूंढना।
पर मुझे लग रहा है इट शुड वर्क, लाइक कंप्लेसेंट, कम चाहती सेंट्स कमाने के लिए, इसलिए कोई बन गया बंदा कंप्लेसेंट। अब देखते हैं कि ये वर्ड किन और वर्ड्स के साथ यूज हो सकता है। तो लोगों का माइंडसेट कंप्लेसेंट हो सकता है कि तुम्हारा ये जो कंप्लेसेंट माइंडसेट है ना, ये तुम्हें ग्रो करने से रोक रहा है, इसको चेंज करो। या फिर कंप्लेसेंट बिहेवियर कि अगर आपको स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो पर आप कह रहे हो चलो जितनी सेल हो गई सही है, नहीं हुई तो भी ठीक है, ये कंप्लेसेंट बिहेवियर के साथ तो आप इस स्टार्टअप को ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको इस कंप्लेसेंट बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। कंप्लेसेंट एटीट्यूड, यार इस कंप्लेसेंट एटीट्यूड के साथ अगर तुम जीते रहोगे तो लाइफ में पैसा कैसे कमाओगे, और पैसा नहीं कमाओगे तो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस कैसे लोगे। छोटी सी चीज़ हमने क्या करी कि इस वर्ड के साथ ना वो सही वर्ड्स को कंबाइन करके अपने नोट्स में लिखना है, जिससे हमें याद आ जाए कि अच्छा कंप्लेसेंट माइंडसेट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। Complacent, his behavior is quite complacent. He just doesn't want to grow, and this is the reason I do not enjoy working with him. Next word है vulnerable. Vulnerable. काम करने का बल हो गया खत्म, इसीलिए वो हो गया vulnerable. तो ये बंदा vulnerable हो गया, मतलब ये बंदा इसमें चाह नहीं रही ग्रो करने की, ये complacent हो गया। और कंप्लेसेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये वल्नरेबल हो गया, इसमें बल नहीं रहा काम करने का, बल नहीं रहा काम करने का, तो ये हो गया वल्नरेबल। देसी डेफिनेशन, बल नहीं रहा काम करने का तो बंदा हो गया वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग क्या है? बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड। देखिए ओके, थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन करने पर एम्फेसिस करते हैं। कई बार हम लोग ना ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पर हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, मतलब हमें पता नहीं होता यार क्या सही है क्या गलत है, जो हमें ऑप्शंस मिलते रहते हैं, हम बड़े वल्नरेबल होते हैं, हमें वही चॉइसेस लेनी होती हैं क्योंकि हमारे अंदर अपना बल नहीं होता, अपनी पावर नहीं होती राइट डिसीजन लेने की। तो वल्नरेबल होना मतलब ऐसे स्टेट में आ जाना जहाँ पर कोई गलत तरीके से भी हमें इन्फ्लुएंस करके हमसे कुछ गलत काम करा सकता है। तो बच्चे अक्सर वल्नरेबल होते हैं, उन्हें पता नहीं होता सही और गलत क्या है, इसलिए हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, ईदर फिजिकली और इमोशनली। छोटे बच्चे फिजिकली और इमोशनली दोनों केसेस के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो आई थिंक फिजिकली तो नहीं पर इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में जहाँ पर उनके सोचने समझने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। वल्नरेबल होना, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे ये वर्ड लिखा है, वल्नरेबल, 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 वल्नरेबल पोजिशन। ओके, तो ऐसा हुआ कि बॉस जो था उसने अपनी कंपनी के 70% राइट्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिए कि आप लोग डिसाइड करोगे कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो उन लोगों ने अपनी एक अलग टीम बना दी। तो बॉस कैसी पोजीशन में आ गया? बड़ी वल्नरेबल सी पोजीशन में आ गया जहाँ पर उसका कोई साथ नहीं दे रहा पर एम्प्लॉयज़ की अपनी अलग टीम चल रही है। तो बॉस बहुत वल्नरेबल पोजीशन में आ गया। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि यार मैं ना बड़ी वल्नरेबल सी पोजीशन में हूँ, यहाँ पर मैं चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। इमोशनली वल्नरेबल, तो अगर आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं कि यार मैं ना बड़ा मतलब इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप क्या है? आप इमोशनली वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल एज, ये बच्चा आपका अभी थोड़ी वल्नरेबल एज में है, आपको इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ये जानने के लिए कि इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये एज बहुत वल्नरेबल है जहाँ पर बच्चे के साथ कुछ भी गलत या सही हो सकता है, तो आपको अच्छी पेरेंटिंग करनी चाहिए। सो समवन इज वल्नरेबल टू समथिंग, मतलब कोई बहुत ही कमजोर है किसी चीज के लिए। जैसे ओल्ड पीपल, द पीपल हु आर नॉट टेक सेवी आर वल्नरेबल टू ऑनलाइन स्कैम्स। जो लोग टेक सेवी नहीं होते, जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नहीं होती, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका बल ख़त्म हो जाता है। कब? जब ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, कोई उनको कहता है जी आपकी लॉटरी लग गई, ये हो गया, तो वो बेचारे यकीन मान लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस तरह के स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं। So old people are usually vulnerable to online scams. So people who are not tech savvy are vulnerable to online scams. Next word कह रहा है unabashedly. देसी डेफिनेशन,
बेशर्मी से अनअबैशडली कहती है वो जो भी उसे कहना होता है। याद कर लो फटाफट से, फिर मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। बेशर्मी से अनअबैशडली कहती है वो जो भी उसे कहना होता है। मतलब अनअबैशडली किसी बात को कहने का मतलब है कि आप बड़े ओपन माइंड से किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो सोशली एक्सेप्टेबल ना भी हो। आपको कोई चिंता नहीं है कि लोग आपके व्यू पॉइंट की सराहना करेंगे या उसका विरोध करेंगे, पर आप बड़ा अनअबैशडली अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आपको कोई शर्म नहीं है कि लोग आपको जज करेंगे। So to do something openly, to do something or say something openly or confidently without embarrassment or shame. जैसे मैडम ने बोला कि भाई मेरे को रेसलिंग करनी है, मुझे घर में रोटियां नहीं बनानी, तो भाई मैं कह रही हूँ कि भाई आई अनअबैशडली सपोर्ट हर व्यू पॉइंट। आई अनअबैशडली सपोर्ट हर व्यू पॉइंट। बहुत सारी बातें हैं जो विरोध करने लायक हैं, पर मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, तो मैं व्यूज लगाऊंगी, वरना मैं कहूँगी yeah, like it's fine, it's her life and she has all the rights to make decisions for herself. I unabashedly support her viewpoint. I support her unabashedly. तो ऐसा कोई बंदा है जिसको आप unabashedly सपोर्ट करते हो, जिसको सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है पर आप सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अनअबैशडली प्राउड ऑफ वॉट ही डिड। तो किसी ने किसी सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर कर दिया और उस सीक्रेट के पब्लिक होने की वजह से उस सेलिब्रिटी के रेपुटेशन पर एक स्टेन, एक धब्बा लग सकता है। तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे आपको उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरह शेयर नहीं करना चाहिए था। तो आपने कहा कि बट आई एम अनअबैशडली प्राउड ऑफ वॉट ही डिड। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में, ये मानने में कि जो उसने किया है वो सही है, ये चीज़ दुनिया के सामने आनी चाहिए थी। आई एम अनअबैशडली प्राउड ऑफ वॉट यू सेड। आई एम अनअबैशडली प्राउड ऑफ वॉट ही डिड। आई हैव नो रिग्रेट ओवर इट। Next sentence. Despite the criticism, he unabashedly pursued his dream of becoming a stand-up comedian. तो आपको पता है जो लोग हंसी मजाक करते हैं ना, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उन लोगों का जो इनिशियल फ्रेज होता है जब उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स उनकी बहुत लेग पुलिंग करते हैं कि अभी यार क्या करना चाह रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब मत कर। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यार उस बंदे ने ना एग्जाम्पल सेट किया है दूसरे लोगों के लिए। जितना भी क्रिटिसिज्म आया, जितने भी लोगों ने उसकी आलोचना करी, उसके बाद भी उसने ओपनली, बिना किसी शर्म के, कॉन्फिडेंटली उसने अपना ड्रीम परस्यू किया, फॉलो किया, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। एक बार सेंटेंस साथ में रीड करें। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इतने सारे आलोचनाओं के बावजूद भी, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, he unabashedly pursued his dream of becoming a stand-up comedian. नेक्स्ट वर्ड अनअपोलोजेटिक। बिना अपॉलोजी मांगे ठीक है वो, इसीलिए वो है अनअपोलोजेटिक। अगर कोई बंदा अनअपोलोजेटिक है तो मतलब वो अपॉलोजीज नहीं मांगता, वो सॉरी नहीं बोलता, या मे बी किसी ने कुछ कांड कर दिया और उसके बाद भी वो सॉरी नहीं कह रहा, तो वो अनअपोलोजेटिक है। बिना अपॉलोजी मांगे ठीक है वो, इसीलिए वो है अनअपोलोजेटिक। बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है मुझे पता है, पर यार याद कर लो, कर लोगे ना। बिना अपॉलोजी के भी ठीक है वो, इसीलिए वो क्या है, अनअपोलोजेटिक। अनअपोलोजेटिक। एग्जाम्पल सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन सेम है। शी लुक्ड जेन्युइनली apologetic after accidentally spilling coffee on my shirt. अब मेरा टारगेट था कि यार वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसका आपको मैं ऑपोजिट भी बता देती हूँ। इसका ऑपोजिट होता है कि भाई अपोलोजेटिक थी, मतलब वो सॉरी फील कर रही थी। अनअपोलोजेटिक का मीनिंग आपको पता है, बिना अपॉलोजी मांगे भी ठीक होना इज अपोलोजेटिक। पर अगर कोई सॉरी फील कर रहा है तो वो बस अन हटाना है और वो वर्ड बन गया अपोलोजेटिक। तो वो क्या लगी, वो जेन्युइनली मेरे को ना यार अपोलोजेटिक लगी, मतलब उसके चेहरे पे वो सेंस था कि उसने कुछ गलत कर दिया। और उसने कुछ गलत क्या किया, उसने गलती से एक्सीडेंटली स्पिलिंग कॉफी ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट के ऊपर कॉफी स्पिल कर दी। So she looked genuinely apologetic after accidentally spilling coffee on my shirt. He was sincerely apologetic for the misunderstanding and wanted to make things right. तो वो भाई बंदा genuinely बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था for the misunderstanding, जो भी misunderstanding हुई उसके और मेरे बीच में, और he wanted to make things right, और वो चाहता था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं. So he was genuinely apologetic. Do you know someone who is unapologetic? Like,
my friend Jack is unapologetic. You know, he never says sorry for all his wrongdoings, and I just don't like it. अच्छा, अपोलोजेटिक और अनअपोलोजेटिक दो वर्ड हमने सीखे हैं. अनअपोलोजेटिक की हेल्प से हमने एक दूसरा वर्ड सीख लिया, अपोलोजेटिक. तो जब आप अपने नोट्स बनाएं तो देखेंगे क्या उस वर्ड के इर्द गिर्द कोई और भी एक ऐसा वर्ड है जिसके आप नोट बनाकर उसको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिसइल्यूजन्ड. तो पहले देसी डेफिनेशन, जैक मिसयूज्ड होने के बाद हो गया डिसइल्यूजन्ड. मिसयूज्ड हम कब होते हैं? जब हम इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, हमारा बल खत्म हो जाता है और हम हो जाते हैं वल्नरेबल. हमारा अपना इंटेलिजेंस काम नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरा बंदा हमारा मिसयूज करके चला जाता है. उस कंडीशन में हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं डिसइल्यूजन्ड. डिसइल्यूजन्ड हो जाना मतलब आपकी सारी होप्स क्रश्ड हो गई हैं, आपके बिलीव्स क्रश्ड हो गए हैं, डैश्ड हो गए हैं, उनको ऐसे चूर चूर कर दिया गया है. और ये कब हुआ चूर चूर? जब आपको सत्य की प्राप्ति हुई कि अच्छा यार ऐसा नहीं था ऐसा था, ये तो मेरा मिसयूज हो गया. तो हम हो गए डिसइल्यूजन्ड. वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिसइल्यूजन्ड, मीनिंग आई एम श्योर आपको समझ आ गया हो, हैविंग योर होप्स और बिलीव्स डैश्ड when you discover the truth. Many people become disillusioned with love after a painful breakup. जब लोगों का बहुत ही दुख भरा ब्रेकअप होता है तो उनका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो disillusioned हो जाते हैं. एक बार सेंटेंस को साथ में बोलते हैं. So Jack has become disillusioned with love after a painful breakup. आज कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश वाली क्लास नहीं है, उसके लिए अगर आप मेरे साथ कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए बहुत प्यारा कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जिसके 66 डेज़ के लेक्चर्स अपलोडेड हैं. आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हैविंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी आई हैव बिकम डिसइल्यूजन्ड अबाउट स्टॉक मार्केट. तो होता है ना, हमारे भाई हमारे मित्रगण सबसे पहले कहते हैं मैं तो स्टॉक मार्केट में आजकल पैसा कमा रहा हूँ, मैं तो इतना पैसा कमा लिया. फिर जितना वो कमाते नहीं है उससे ज़्यादा खो देते हैं और उसके बाद वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर कि यार कुछ नहीं है, सब बेकार है, ये एक टेक्निक है पैसा चुराने की. एक बार सेंटेंस साथ में रीड करते हैं. आज स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करी ना, थोड़ा खाली खाली लग रहा है. Having lost a lot of money, I have become disillusioned about stock market. See, I have seen you have lost a lot of money in stock market, and therefore I have become disillusioned about stock market. Last word of the day is regimen. एक बार साथ में पहले प्रोनाउंसिएशन सीख लो. regimen. अच्छा, आप इस वर्ड की कोई देसी डेफिनेशन सोच पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको कितना सिखा दूंगी इन वीडियोस में, 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियोस में, है ना. पर आपको टेक्निक सीखनी है. मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि आप कोई भी एक वर्ड सीखें डिक्शनरी से या न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, और उस वर्ड को ऐसे डीकोड करके देसी डेफिनेशन में लिखें कमेंट बॉक्स में. मतलब आई लव यू फॉर दैट. इफ़ यू कुड डू इट, आई जस्ट लव यू फॉर दैट कि यार इस बंदे ने कोशिश करी. कोई एक मुश्किल सा वर्ड उठाओ, उसको डीकोड करके उसकी देसी डेफिनेशन लिखो कि यार ये देसी डेफिनेशन है, जिससे अगर कोई भी बंदा आपका कमेंट पढ़ता है तो वो थोड़ा इंस्पायर हो कि यार इस बंदे ने क्या सही डेफिनेशन बनाई है. मतलब ये सारी डेफिनेशन मैंने खुद बनाई हुई हैं, तो मैं बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं. सुनते तो बहुत सारे लोग हैं पर आगे तो वो ही जाते हैं जो एक्शंस लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर. तो ये वर्ड मुझे को आज नहीं सिखाना, किसी और दिन सिखाऊंगी. ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज विद्युषी कौशिक. ये वीडियो प्रेजेंट करी है आपको ओशन इंग्लिश अकेडमी ने. अगर आप इसी तरह की कुछ टेक्निक्स के साथ हमारे ट्रेनर्स के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. और मेरा मन है फ्यूचर में कि मैं एक बुक लिखूं जिसमें सिर्फ वोकैबुलरी सिखाऊं इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके, ताकि हर बंदे की वोकैबुलरी का लेवल बहुत एडवांस्ड हो पाए, आप अपनी पसंद से सारे वर्ड्स को याद कर पाएँ. पर अभी के लिए जो मैंने बुक लिखी है वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अगर आप पूरा मेरे साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उस बुक को परचेज कर फॉलो कर सकते हैं. बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए I'll keep you posted. Thank you for watching the video till the end, guys. I love you. All the best. Keep learning. Keep growing.